अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक। और बहुत ज़्यादा डिमांड पे हम आज स्टार्ट करने लगे हैं और नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होती है? Mensuration is basically the measurement of length, width. It's a measurement of area, volume. So हमारा जो ये टॉपिक है मेंसुरेशन, इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट 2D शेप्स की कोई लेंथ कैलकुलेट किया करेंगे, कोई हाइट, विड्थ, एरिया, पेरीमीटर। ये कैलकुलेशन सारी बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ द 2D मेंसुरेशन। और इसी आफ्टर 2D मेंसुरेशन हम फिर 3D मेंसुरेशन भी करेंगे। 3D मेंसुरेशन मीन जिसमें 3D शेप्स होंगी और 3D शेप्स की हमने सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह की कैलकुलेशन करनी होगी। सो ये एक लेंथी टॉपिक है। नॉर्मली ये आपके D1 और D2 में ज्यादा इसका पोर्शन है। कुछ पोर्शन D3 में है जिसको आप सर्कल से लिंक करते थे। आर्क लेंथ, सेक्टर एरिया नहीं, सर्कल प्रॉपर्टीज वो अलग है। वो मेंसुरेशन ही, वो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल वो डिफरेंट है। बट मेंसुरेशन मीन वो जो सेक्टर एरिया के एरियाज और आर्क लेंथ करा करते थे वो आपका D3 में। सो अब आपका मेंसुरेशन टॉपिक मीन D1, D2 या D3 में कहीं पे भी होगा, वो हम सारा कवर करेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट D1 सॉरी 2D मेंसुरेशन और उसके बाद हम करेंगे D3 3D मेंसुरेशन। तो 2D मेंसुरेशन जिसमें 2D शेप्स होंगी उनकी कैलकुलेशन हम करेंगे, उनके एरियाज, उनके पेरीमीटर्स वगैरह। और फिर उसके बाद 3D शेप्स जिसमें 3D शेप्स के वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह करेंगे। गॉट इट? सो स्टार्ट होगा बहुत बेसिक से। सो फर्स्ट इज 2D मेंसुरेशन। TIUN क्या FIUN? अच्छा आगे। ओके, 2D मेंसुरेशन। तो 2D शेप्स, ये नॉर्मली आप 2D शेप्स की जो मैं जहां से मैं स्टार्ट लेने लगा हूं, ये तो आप लोग 4-5 क्लास से करते आ रहे हैं। सो इसलिए आपसे पूछूंगा। फर्स्ट एरियाज, हम सिर्फ एरियाज के फॉर्मूलाज लिखेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप कैसी होती है? जिसकी दिस इज द लेंथ एंड दिस द अदर वन इज विड्थ। आप विड्थ के हैं या ब्रेड्थ के हैं, W या B जो भी लिखना चाहें। सो व्हाट्स द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? इट्स लेंथ इनटू width. What's the perimeter? पेरीमीटर भी लिख लेते हैं। जी, पेरीमीटर किसी भी शेप का क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल द बाउंड्री साइड्स। सो ये जो शेप सामने हमारे बनी, सब बाउंड्रीज को हम, इसकी 4 बाउंड्रीज हैं, सबको ऐड करें, इट विल बी L प्लस W प्लस L प्लस W। सो क्या होगा? 2L प्लस 2W। सो 2L प्लस 2W, या अगर आप फर्दर 2 कॉमन लेना चाहते हैं, we can write 2 bracket L plus W. Next is second shape is square. Square क्या होती है? All 4 sides are equal.
वेयर एज जो रेक्टेंगल थी उसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। अगर स्क्वायर की किसी एक साइड को एल कहा जाए, सो इसका एरिया क्या होगा? एल टाइम्स एल। जिस तरह रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ दूसरी डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई करना होता था, यहाँ पे एल को दूसरी डायमेंशन एल से मल्टीप्लाई करें तो एल टाइम्स एल इज एल स्क्वायर। सो इट इज एल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द पेरीमीटर? सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन हमें ऑल बाउंड्रीज को ऐड करना है। सो एक बाउंड्री एल है, सब बाउंड्रीज को हम ऐड करें, सो इट इज 4L। ओके, ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। जी क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, क्या ये फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है? क्या अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता? जी ताहिरा बताइए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। इस्माइल? नहीं हो सकता। कोई है जो कहता था हो सकता है? जी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई करना आता हो तो। ठीक है, क्या मतलब है? देखिए, एक बात तो श्योर है कि बेस और हाइट दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब अगर वो बेस और हाइट दोनों परपेंडिकुलर, फिर तो आप आसानी से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। मीन अगर आप देखिए, ये अगर मैं कहूँ एक ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम कह देते हैं बेस और इसको कह सकते हैं हाइट। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला। अब ये देखिए, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ऐसे ही है। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बेस और इसकी ये जो हाइट है, दिस हाइट जो कि इसके साथ अगर परपेंडिकुलर है, अगर आपको इस ट्राइंगल की ये बेस पता है और ये हाइट पता है, तो यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हियर, इवन दो इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये जो डायग्राम्स बनी है इसमें बेस हो सपोज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, सो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 7 इंटू 4। सो हाफ इंटू 7 इंटू 4 इज, सो एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। अगर ये में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे ये फुल बेस आपको गिवन हो, सपोज ये बेस आपके पास गिवन है 15, मीन यहां से लेकर यहां तक ये फुल बेस आपको गिवन है, और इस ट्राइंगल की हाइट आपके पास गिवन है सपोज 4। So you can find the area of this shape, this triangle, by using half into base into height. So इसका एरिया क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या है कि जो बेस और हाइट आप यूज कर रहे हैं उन दोनों में एंगल क्या होना चाहिए? वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो बेस एंड हाइट बोथ शुड बी परपेंडिकुलर। ओवरऑल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई इशू नहीं है, बेस एंड हाइट दोनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर आप में से कोई इसी क्वेश्चन में जरा देखिएगा प्लीज,
अगर आप सिर्फ इतनी बेस यूज करते हैं, ये वाली बेस, और ये हाइट यूज करते हैं, उस केस में जो एरिया आएगा वो सिर्फ इस ट्रायंगल का जो लेफ्ट पार्ट पे जो ट्रायंगल बनी है उसका एरिया है। और अगर आप बेस ये यूज करते हैं, दिस वन, अगर आप ये बेस यूज करते हैं तो फिर वो राइट साइड पे जो ट्रायंगल होगी उसका एरिया आएगा, फुल ट्रायंगल का एरिया नहीं आएगा। और अगर आप फुल बेस यूज करते हैं जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया है, तो आपके पास फुल ट्रायंगल का एरिया आ जाए। ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ बेस और हाइट, अगर आपको ऐसी टू साइड गिवन है जो बेस और हाइट अगर हमको कंसीडर करें, अगर वो परपेंडिकुलर हो, सो यू कैन फाइंड द एरिया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कर चुके हैं, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री भी कर चुके हैं, उसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। मीन जिसमें नॉन राइट एंगल ट्रायंगल हो और बेस और हाइट परपेंडिकुलर गिवन ना हो, प्योर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, उसके लिए जो एरिया का फॉर्मूला था, कौन बताएगा क्या था? हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी, या उसको कह सकते हैं हाफ इंटू साइड वन, साइड टू, इंटू साइन ऑफ एंगल कौन सा होता था? इंक्लूडेड एंगल। सो हाफ साइड वन साइड टू इंटू साइन इंक्लूडेड एंगल। अगर आपको फर्दर ट्रिग्नोमेट्री याद है तो उसमें हमने इसको डिफरेंट वे से लिखा था, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। सो ये वहां पे हमने किया था। ये अगर उस वक्त यूज होगा जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल भी ना हो, या बेस और हाइट परपेंडिकुलर ना हो, और आपको कोई और इंफॉर्मेशन गिवन हो, टू साइड्स ट्रायंगल गिवन और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो भी आप एरिया का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद अब मैं पेरीमीटर नहीं लिख रहा, पेरीमीटर डिपेंड करेगा शेप के ऊपर, जो भी शेप होगी उसकी सब बाउंड्रीज को आप ऐड कर लोगे, सो उसका पेरीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 6, पैरेललोग्राम। जी, पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं? ये तो रेक्टेंगल में भी होता है। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम? मैथमेटिकली अगर बात करें तो रेक्टेंगल की ऑल फोर एंगल्स आर 90, whereas पैरेललोग्राम की ऑल फोर एंगल्स आर नॉट 90। वही जिस तरह रेक्टेंगल को थोड़ा सा आप टिल्ट कर दे तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाती है, उसके सब एंगल्स 90 नहीं होते। सो आप इसको, इसका क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? ये कहां पड़ा है? जी, रेक्टेंगल का क्या था? लेंथ इंटू विड्थ, तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए इसका भी, लेकिन इसमें लेंथ इंटू विड्थ नहीं होगा, इसमें लेंथ को आप उसको बेस कह दो, ये बेस, बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी होगी? जो इस बेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, ये टिल्टेड हाइट नहीं होगी। जब बेस हाइट हम लिखते ही इसीलिए हैं कि वो बेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर है। देखिए ट्रायंगल में भी जब आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं, तो बेस और हाइट दोनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब ये अगर मैंने बेस कह दिया है, तो ये जो टिल्टेड साइड्स हैं, ये वाली दिस वन, ये हाइट नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि इन दोनों, इस बेस में और उस टिल्टेड लाइन में एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा। सो हाइट वही होगी जो इस बेस के साथ एंगल क्या फॉर्म करेगी? 90 डिग्री। सो हम खुद से एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस वन, अगर इसका एंगल बेस के साथ 90 डिग्री है, वी कैन से दिस इज द हाइट, h। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट।
ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पहले बताइए ट्रेपेजियम शेप क्या होती है। काफी दफा डिस्कस हो चुका है ये। स्क्वायर को टिल्ट कर दें ट्रेपेजियम बन जाए, ऐसे ही वो रोम्बस होती है। यार ये बहुत दफा डिस्कस हुई है शेप ट्रेपेजियम तो। जी ट्रेपेजियम कौन बताएगा ट्रेपेजियम। अच्छा ये बताइए ट्रेपेजियम की साइड्स कितनी होती है। और ओके, और उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। One pair of opposite sides is parallel and the other pair is non-parallel. दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए, अगर वो भी पैरेलल हो जाए तो फिर तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। या कुछ ऐसे ट्रेपेजियम की कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, मीन मल्टीपल शेप्स बन सकती हैं। जिस तरह एक इधर से बता रहे थे वो आप भी बता रहे हैं, मैं कोई सी एक दो ट्रेपेजियम बना देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये ट्रेपेजियम है एक, कंडीशन क्या है कि उसकी टू साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल, और बाकी दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल। क्या ये एक ट्रेपेजियम है। ये भी एक ट्रेपेजियम है। और ये पैरेलल साइड सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होती, जरूरी नहीं है, राइट लेफ्ट भी हो सकती है। जरा ये देखिए, अगर मैं कहूं कि ये टू साइड्स पैरेलल हैं, क्या ये भी ट्रेपेजियम है। दैट्स आल्सो अ ट्रेपेजियम। So trapezium is a four-sided shape having one pair of opposite sides parallel and the other pair non-parallel. Okay, इसका area of trapezium. एक दफा हम सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं सब 2D शेप्स के, उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने सिर्फ अभी ट्राइंगल की थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन करवाए, अदरवाइज अभी किसी के हमने क्वेश्चंस किए नहीं है, वो हम सबके करेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ sum of parallel sides p1 plus p2 into हाइट। हाइट हाफ क्यों डालते हैं, मैं बताता हूँ। बेसिकली आप इसको ट्राइंगल प्लस, डिपेंड करता है, टू ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल बना सकते हो इसको। ये जो शेप है इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल से हाफ बेसिकली आता है। अच्छा जी, बताइए P1 प्लस P2 दोनों शेप्स में, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, किस फर्स्ट की, ये P1 P2 कौन सी हैं, जो टू पैरेलल साइड है, किसी एक को P1 कह दें और दूसरी को आप P2, मीन दिस इज से P1 एंड दिस इज P2। और दूसरी शेप में, उसमें कौन सी P1 P2 कौन सी, जो टू पैरेलल साइड्स हैं, किसी एक को मैंने कहा P1 कह दें, किसी एक को P2, जिसको मैंने P1 कहा है आप उसको P2 कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो द थिंग इज P फॉर पैरेलल साइड्स, सो P1 plus P2 means sum of parallel sides. Now the important thing is h, height। ट्रेपेजियम की हाइट कौन सी होती है, हाइट कौन सी होती है। परपेंडिकुलर बेस तो हम इसको किसी को नहीं कहते, मैं लेकिन आपका मैं समझ रहा हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मीन एक हाइट वो साइड होगी जो दोनों P1 और P2 के साथ परपेंडिकुलर होगी। सो हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। मुझे ये बताइए इस फर्स्ट शेप में हाइट कहीं पे बनी हुई है, बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो टू साइड है वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। आप अगर हाइट ड्रॉ करना चाहते हैं इमेजिनरी, मैं अगर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो हाइट एक ऐसी होगी जो P1 और P2 के साथ परपेंडिकुलर होगी, सो ये होगी हाइट। So height is the perpendicular distance between P1 and P2, या shortest distance between P1 and P2। अब दूसरी शेप में बताइए, अगर दूसरी शेप में मैं आपको बताऊं वो टॉप वाली साइड 90 डिग्री बना रही है, ये अगर ये मैं कहूं कि ये 90 है, कैन वी से कि दिस इज द हाइट।
यस, अब अगर वो 90 डिग्री है तो वो P1 और P2 के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज द हाइट. So height is the perpendicular distance between two parallel sides. So area of trapezium is half P1 plus P2 into height. ठीक हो गया. नेक्स्ट आते हैं सर्कल की तरफ. एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल तो सबको पता है ना क्या होता है. इफ वी हैव दिस सर्कल, इस सर्कल का ये जो पॉइंट है इसको हम सेंटर कहते हैं. सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, आर. एंड व्हाट्स द एरिया ऑफ सर्कल? इट इज, तभी आप मेंसुरेशन कैसे करवाएं आज, हालात ये हैं. कौन बोल रहे हैं? अच्छा, पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज pi r square, where pi is a constant and irrational number. Its value is 3.142. कुछ इस तरीके से एक नॉन एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिसको अगर फ्रैक्शन में कहीं आप लिखें तो अप्रोक्सीमेटली 22/7, ये एग्जैक्टली 22/7. तो वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ पाई. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो बेस्ट क्या है कि आप जो कैलकुलेटर में पाए है, कैलकुलेटर में जो लास्ट लेयर है बटन की उसमें पाए होता है, वो आप कैलकुलेटर वाला पाए यूज करें. और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, अगर ओ लेवल में है आप, तो उसमें फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप 3.14 यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे. वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होगा उसमें. तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल मीन ये जो सर्कल, ये जो बाउंड्री बनी हुई है सर्कल, इसके अंदर जितना रीजन है ये उसका एरिया आपको वो बताएगा, वो पूरा एरिया आपको बताएगा. सेकेंड इज circumference of circle. तो बहुत लेट याद आ. जी, circumference of circle क्या होता है? 2 πr. अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज किया पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास वो एक सर्कल जो बना होता है, सर्कल के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो एरिया आ जाता है. लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 πr यूज करें, उससे जो आंसर आएगा वो क्या शो करता है? व्हाट इज दैट? ये सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ सर्कल. अगर आपको कहे कि सर्कल का पेरीमीटर बताइए, सो पेरीमीटर मीन बाउंड्री. तो सर्कल के अराउंड ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो इस बाउंड्री की लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और यही पेरीमीटर भी है. तो ये सर्कल की बाउंड्री इज बेसिकली 2 πr. ओके, अगर ये सर्कल की बाउंड्री होगी तो आप बता सकते हैं, एरिया भी पता चल गया, सर्कमफ्रेंस भी पता चल गया. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ, कुछ लिखते नहीं है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? उसका हाफ कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सेमी सर्कल मीन हाफ ऑफ सर्कल. अगर सर्कल का 1/4 हो उसको कहते क्या है? सर्कल के 1/4 को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट. मीन आपके पास 1/4 ऑफ सर्कल, फुल सर्कल तो सर्कल ही है, उसका हाफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का भी फर्दर हाफ, इट्स 1/4 ऑफ सर्कल, या उसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं. सो उसका एरिया क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाय 2. सो इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. फुल बाउंड्री सर्कल की 2 πr, हाफ बाउंड्री इज 2 πr/2, और क्वार्टर बाउंड्री इज 2 πr/4. लेकिन अब आगे चलते हैं. अगर आपके पास सर्कल एक ऐसी शेप आ जाए जो फुल सर्कल भी ना हो, सेमी सर्कल भी ना हो, और एक क्वाड्रेंट भी ना हो,
उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कह दे, वो हम कैसे करेंगे? उस शेप को वैसे नॉर्मली कहते क्या है? ये कंप्लीट सर्कल है ना? कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और अगर इसको मैं सेमी सर्कल बना दूं तो फिर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री कैसे बनता है? ये कुछ 180 डिग्री ऐसे बनता है, दिस इज 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री। और अगर इसको फर्दर हाफ कर दें, मीन ये सर्कल के 4 पोर्शंस बन जाएंगे और ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर आपको फुल सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना हो पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का कैलकुलेट करना हो पाई आर स्क्वायर बाय 2, और 1/4 ऑफ सर्कल मीन क्वार्टर ऑफ सर्कल या क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। लेकिन अगर आपको देखिएगा ये और ये जो मैंने अलग से एक पोर्शन ड्रॉ किया है ब्लू कलर में या वाटर कलर में, ये ना ही फुल सर्कल है, ऐसे ही है ना, ना ही सेमी सर्कल है, ना ही क्वाड्रेंट है। तो इसका एरिया आप कैलकुलेट करने के लिए उनमें से कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकेंगे। सो ये आप बेसिकली देखेंगे कि ये पूरा टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, कि ये 360 का कौन सा पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे एंगल बता दूं 30, तो इसका मतलब ये उस फुल सर्कल का टोटल कितने पार्ट होते हैं 360, ये उस 360 का 30th पार्ट है। तो आप इसका एरिया कैसे करेंगे? वैसे आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखते होते हैं, आप इसको कहते हैं कि एक सेक्टर है, इसको सेक्टर कहते हैं ना। सेक्टर को कोई डिफाइन करेगा, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक हो गया। ये एक ऐसा सर्कल का पार्ट है, ओके। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको मैंने अभी थोड़ी देर के पहले क्या बताया, क्या कहते हैं हम? सरकमफ्रेंस। अगर वो फुल बाउंड्री हो तो उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। लेकिन अगर कोई एक पार्ट हो, ये वाला पार्ट, सपोज दिस पार्ट, ये कंप्लीट बाउंड्री तो नहीं है ना, इसको क्या कहते हैं? आर्क। ये जो सर्कल की फुल बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। लेकिन उस फुल सरकमफ्रेंस की बाउंड्री का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ले तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? आर्क। इस आर्क की इस लेंथ को कहते हैं आर्क लेंथ। आप आर्क लेंथ आपको याद होगा, ये बेसिकली ये जो आर्क है ना, कुछ पार्ट ऑफ सर्कल, इसकी लेंथ को आप आर्क लेंथ हम नॉर्मली कैलकुलेट करते कहते हैं। ये जो लेंथ है दिस वन, व्हाट इज दैट? दिस इज, इसको क्या कहते हैं? रेडियस। ये रेडियस है ना। और ऊपर क्या है? ये भी रेडियस है। सो अगर आप देखें ये जो पिंक कलर में जो रीजन आ रहा है, इसकी कितनी बाउंड्रीज हैं? 3 बाउंड्रीज हैं। 2 बाउंड्रीज, एक बाउंड्री आर है, दूसरी बाउंड्री आर है, और थर्ड बाउंड्री इज आर्क। तो द रीजन, इन तीनों बाउंड्रीज के मैं बाकी सर्कल रिमूव कर लेता हूं। और इसके मिडल में जो एंगल है ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। मैं इसको इन जनरल कहता हूं कि दिस एंगल इज एक्स डिग्री कह लें या थीटा डिग्री, क्या आप कहते हैं? एक्स क्यों? एक्स डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है जी। ये एक सेक्टर बना हुआ है, व्हाट इज दिस शेप इज अ सेक्टर। सेक्टर को अगर डिफाइन करना हो तो सेक्टर कौन सा रीजन है? सेक्टर इज अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। ऐसे ही है ना, ये जो सेक्टर है इट इज बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अब फिर वो आगे अलग एक बात होती है कि माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है, उसकी भी करेंगे बात। लेकिन अब बताइए इस सेक्टर का अगर एरिया कैलकुलेट करना हो, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर?
यस, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं लिखने लगा हूं प्रीवियस पेज पे। एरिया ऑफ सेक्टर इज x डिग्री over 360 into pi r स्क्वायर। ये किस चीज का फॉर्मूला है? सेक्टर का एरिया। और सेक्टर क्या होता है? वैसे तो अगर एरिया कैलकुलेट करना हो सर्कल का, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सेमी सर्कल का भी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों ना हो तो आप फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज x डिग्री ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आपको इसके लिए कैलकुलेट, एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको सिर्फ रेडियस चाहिए, ऐसे ही है ना? अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो यू नीड ओनली रेडियस, बाकी आपके पास आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है देन आपको क्या क्या चाहिए? रेडियस के साथ साथ आपको एंगल भी चाहिए, थीटा मीन x डिग्री, ये एंगल भी चाहिए। सो नाउ वी शुड नो टू थिंग्स, एंगल एंड रेडियस बोथ। ओके, कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री होती है 2 पाई आर। लेकिन अगर सर्कल की बाउंड्री का कुछ पार्ट हम देखें, उस पार्ट को हम कहते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? आर्क। और इस पार्ट की मीन इस आर्क की लेंथ को हम कहते हैं आर्क लेंथ। अब ये लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आर्क लेंथ इसको कहते हैं। आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क कहें इसको या आर्क लेंथ? व्हाट इज द आर्क लेंथ? इट इज x डिग्री ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सो एरिया के केस में यहां पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और आर्क लेंथ बेसिकली बाउंड्री के साथ लेंगे, और बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या होती है? वो 2 पाई आर। सो दोनों के फॉर्मूलाज में डिफरेंस देख लें। एरिया में भी x बाय 360 है, x डिग्री बाय 360। आर्क लेंथ में भी x डिग्री बाय 360 है। एरिया में पाई आर स्क्वायर आएगा और आर्क लेंथ में 2 पाई आर। अब अगर आपके पास माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, पहली बात कि माइनर और मेजर सेक्टर्स होते क्या हैं वो आपको बताने लगे हैं जी। और मेजर किधर है? जो मैंने रेज कर दिया वो मेजर था। 180। ये देखें, ये कंप्लीट सर्कल है, ये उसका सेंटर है। तेज, ये आपके पास जहां पे एंगल बन रहा है, ये एंगल है, सपोज मैं आपको बता दूं कि दिस इज 80 डिग्री। ये जो शेप मैंने ड्रॉ की हुई है इसमें कितने सेक्टर्स बने हुए हैं? 2 सेक्टर्स बने हुए हैं, ऐसे ही है जी। बिल्कुल, एक सेक्टर ये बना हुआ है जिसका रेडियस आर, रेडियस आर, एंड दिस इज द आर्क, ये आर्क है। ठीक, ये एक सेक्टर है जिसको मैंने ब्लू कलर में शो किया है। एक और सेक्टर भी बना हुआ है यहाँ पे, उस सेक्टर को मैं किस कलर से शो करूं? ब्लू से। ये रेडियस, ये रेडियस और ये जो बाउंड्री है, वो जो पहले भी थी वो भी आर्क थी, ये भी एक आर्क है। कौन सी आर्क ज्यादा है, बड़ी है? ब्लू वाली। सो आप कह सकते हैं कि ये जो ऊपर बनी हुई थी ये जो आर्क है दिस इज माइनर आर्क, और ये जो आर्क है दिस इज मेजर आर्क। वो जो ऊपर सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल 80 डिग्री शो हो रहा है, दैट सेक्टर इज माइनर सेक्टर। और मुझे ये बताइए कि मेजर सेक्टर का एंगल कितना है?
360 में से अगर 80 माइनस कर दें, यू विल गेट 280 डिग्री। सो ये जो सेक्टर है, दैट सेक्टर इज मेजर सेक्टर। सो बेसिकली एक सर्कल को आप टू सेक्टर्स में अगर आप डिवाइड करें, सो उनमें से जिसका एंगल स्मॉल होगा वो माइनर सेक्टर होगा, जिसका एंगल लार्ज होगा वो मेजर सेक्टर होगा। इसमें 80 है एक, दूसरा 280। सो 80 डिग्री वाला जो सेक्टर बना है दैट इज माइनर सेक्टर, उसकी जो आर्क होगी वो माइनर आर्क होगी। और दूसरी तरफ जो एंगल बन रहा है 280 डिग्री, दैट इज द मेजर सेक्टर, उसकी जो आर्क होगी वो मेजर आर्क होगी। अब इसको यूं भी कर सकते हैं, अगर आपका एंगल 180 डिग्री से कम है, मीन 170 है, सो वो माइनर सेक्टर बनाएगा। और 180 से अगर ग्रेटर है, 190 भी हो जाता है, तो दैट इज मेजर सेक्टर। वो जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं एरियाज के लिए और आर्क लेंथ के लिए, क्या माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के लिए डिफरेंट है फॉर्मूलाज? नो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना हुआ, सो एंगल आप माइनर सेक्टर का पुट कर देंगे। और अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना हुआ, देन आप एंगल मेजर सेक्टर का पुट कर देंगे। कल जब आप आएंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि आपसे ये फॉर्मूला सुने जाएंगे। ठीक हो गया? सब आने से पहले ये फॉर्मूला याद करके आइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।